विस्तार से देखेंगे। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का ऐलान आज। एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव आयोग दोपहर 12 बजे करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। चुनाव आयोग आज करेगा तारीखों का ऐलान। चुनाव की घोषणा के साथ ही लागू होगी आदर्श आचार संहिता और रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि आज तारीखों का ऐलान हो जाएगा। 12 बजे का इंतजार है और ऐसे में तारीखों के ऐलान के साथ ही नए फॉर्म में पार्टी भी दिखाई देंगी। जिन भी राज्यों में चुनाव होने हैं, अब ताबड़तोड़ रैलियों का आगाज होगा। जहां एक तरफ दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की ओर से सीडब्ल्यूसी की बैठक ली जा रही है, वहीं बीजेपी की ओर से केंद्रीय नेताओं को मैदान में उतारा गया है। आज प्रहलाद जोशी भरतपुर दौरे पर रहेंगे। राजस्थान चुनाव के मद्देनजर यहां हम चर्चा कर रहे हैं। आदर्श आचार संहिता लग जाएगी तारीखों के ऐलान के साथ ही, और उसके साथ ही जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है वो फिर चाहे उद्घाटन हो, शिलान्यास हो, लोकार्पण हो, नहीं किया जा सकेगा। कुछ नियमों का पालन हर पार्टी और उम्मीदवारों को करना होगा, अन्यथा दोषी पाए जाने पर चुनाव आयोग कार्रवाई भी कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस बार राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम और तेलंगाना में एक चरण में चुनाव कराए जाने की संभावना है। वहीं छत्तीसगढ़ में 2 चरणों की संभावना बनी हुई है। कई नवाचार भी इस चुनाव के दौरान किए जा सकते हैं। जो आंकड़ा बदला है बीते विधानसभा चुनाव से देखें तो वोटर्स की संख्या में इजाफा हुआ है। करीब 48 लाख वोटर्स बढ़ गए हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि अब 5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स राजस्थान में हैं और कुछ पहली बार के मतदाता भी यहां हैं। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी विकास शर्मा जुड़ गए हैं। विकास, बताइएगा, खबरें लगातार आ रही हैं कि आज प्रेस वार्ता के दौरान तारीखों का ऐलान हो जाएगा। क्या लगता है, क्या तारीखों के ऐलान में कब संभव हो सकते हैं चुनाव? राजस्थान की खासतौर पर बात करें और फिर अन्य राज्यों की, और कितने चरणों में हो सकते हैं? शिखा, बिल्कुल देखिए, आज वो घड़ी आ गई है जब कहा जाता था चुनावी रणभेरी। आज राजस्थान समेत 5 राज्यों में प्रशासनिक चुनावी रणभेरी जो है वो घोषित हो सकती है। दोपहर में 12 बजे चुनाव आयोग जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 5 राज्य, राजस्थान, छत्तीसगढ़, एमपी, मिजोरम और तेलंगाना, इन 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। आज की जो घोषणा है, उस घोषणा में जो अब तक की उम्मीद है, अब तक की जो जानकारी मिल रही है, उस हिसाब से राजस्थान, एमपी, मिजोरम और तेलंगाना, ये 4 राज्य जो है वहां पर एक चरण में चुनाव हो सकते हैं। जबकि छत्तीसगढ़, जो कि बहुत ही टफ इलाका है, हालांकि छत्तीसगढ़ के अंदर जो विधानसभा सीटें हैं वो कम है, लेकिन जो संख्या है वो कम है, लेकिन जो वहां का स्थितियां हैं, वहां की नक्सली एरिया है, उसको देखते हुए चुनाव बहुत टिपिकल होता है। तो ऐसे में 90 सीटों का वहां चुनाव होगा, लेकिन उसके लिए 2 चरणों में चुनाव जो है प्रस्तावित है। इसी की घोषणा आज चुनाव आयोग जो है 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। मैं आपको बता दूं, राजस्थान के अंदर 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। उसके अलावा छत्तीसगढ़ के अंदर 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर चुनाव होने हैं। मिजोरम के अंदर 40 विधानसभा क्षेत्र और तेलंगाना राज्य जो है वहां पर 119 विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव होने। यानी कि अगर विधानसभा क्षेत्रों के हिसाब से बात करें तो छत्तीसगढ़ दूसरा ऐसा राज्य है जहां पे सबसे कम विधानसभा सीटें हैं, अगर 5 राज्यों के अगर एनालिसिस करते हैं। लेकिन वहां पर 2 चरणों में चुनाव की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि एरिया बड़ा टिपिकल है, वहां पे चुनाव कराना बहुत चुनौतीपूर्ण काम है। तो ऐसे में वहां पर 2 चरणों में अलग अलग तारीखों के चुनाव हो सकते हैं, इसकी घोषणा होगी। अगर हम बात करें कार्यकाल की, तो राजस्थान के अंदर विधानसभा कार्यकाल 14 जनवरी को समाप्त होने वाला है कि 14 जनवरी से पहले विधानसभा का जो काम है वो पूरा किया जाना। उसके अलावा अगर बात करें छत्तीसगढ़ की या और दूसरे राज्यों की, तो वहां पर भी जनवरी के अंदर अलग अलग तारीखों को अब विधानसभा कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। अगर बात करें तेलंगाना की, तो 16 जनवरी को कार्यकाल पूरा होगा। मिजोरम के अंदर जो है माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश के अंदर 6 जनवरी को कार्यकाल पूरा होगा। इसके अलावा मिजोरम के अंदर 17 दिसंबर को कार्यकाल पूरा होगा। तो ये जो प्रक्रिया है इसलिए की जा रही क्योंकि विधानसभाओं की समय सीमा समाप्त होने वाली है और अब 5 राज्यों की
चुनावी रणभेरी जो है, प्रशासनिक रणभेरी जिसको कहा जाता है कि अब चुनावी रणभेरी तो क्या है, पार्टियां अपने अपने स्तर पर चुनाव में ताकतें झोंकती है, लेकिन जो प्रशासनिक रणभेरी कही जाती है जिसमें चुनाव कराया जाना, निष्पक्ष चुनाव कराया जाना और किस तरीके से चुनाव कराया जाना, उसके ऐलान आज चुनाव आयोग 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करेगा। और अगर बात करें चुनाव की तो अधिकांश राज्यों के अंदर, जो 5 राज्य, अधिकांश राज्यों में नवंबर के अंदर अलग अलग तारीखों को, नवंबर के अंदर अलग अलग तारीखों को और दिसंबर के पहले वीक में चुनाव प्रस्तावित है। और अगर मतगणना की बात करते हैं तो 10 से 15 दिसंबर के बीच में पूरे 5 राज्यों की मतगणना एक ही दिन कराने की बात प्रस्तावित है। हालांकि ये सब चीजें अभी तक जानकारी मिल रही है, सूत्र इन बातों को जानकारी दे रहे हैं, लेकिन सब कुछ डिपेंड है चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, क्योंकि चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, वो आगे की प्लानिंग बताएगा कि कैसे 5 राज्यों में चुनाव होंगे और उन 5 राज्यों में चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने क्या प्लानिंग की है। क्योंकि सभी जगह पर, सभी राज्यों में चुनाव आयोग पहुंच चुका है, वहां जाकर वहां की परिस्थितियां, वहां की जो तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप दे करके वहां की फीडबैक ले चुका है। उसके बाद में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रस्तावित की गई 12 बजे, जिसमें कि चुनावी रणभेरी, प्रशासनिक चुनावी रणभेरी जो है उसका ऐलान जो है किया जाएगा। जी विकास, 2018 के चुनाव से ये चुनाव कितने अलग होने वाले हैं, चाहे वोट शेयर की बात करें या फिर जीत का आकलन करें? विकास, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको जानकारी दे दें कि लगातार ऐलान का इंतजार था और आज वो घड़ी निकट 12 बजे प्रेस वार्ता के दौरान तारीखों का ऐलान किया जाएगा। बीते विधानसभा चुनाव के दौरान जो स्थितियां थी, हालांकि वो बदली हैं। अब बहुत से राज्यों में, चाहे राजनीतिक गणित अगर समझे वहां का, तो परिस्थितियां बदली हैं। राजस्थान के लिए इसलिए अहम क्योंकि राजस्थान में जो रिवाज है वो 25 साल से बरकरार है, सत्ता परिवर्तन का। हर 5 साल बाद सत्ता का परिवर्तन होता है, लेकिन इस बार रिवाज बदलने की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी लगातार कह रहे हैं कि इस बार जब वो दौरों पर पहुंचते हैं तो जनता से मिलकर लग रहा है पार्टी के पक्ष में माहौल है और सरकार रिपीट होगी। वही वोट शेयर की बात करें तो इस बार कुछ नव मतदाता भी हैं। राजस्थान चुनाव के लिहाज से अगर बात करें तो 2018 में 4 करोड़ के लगभग मतदाता थे, वहीं अब 5 करोड़ से ज्यादा मतदाता, 48 लाख का यहां फर्क देखा जा रहा है सीधे तौर पर। अब कितनी भागीदारी इन लोगों की रहेगी पार्टी को जीत दिलाने? चर्चा कर रहे हैं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का ऐलान आज और सहयोगी विकास शर्मा हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। विकास, आपसे जानकारी चाहेंगे क्योंकि आपने बताया कि किस तरह से तारीखों का ऐलान हो सकता है, चरण कितने रह सकते हैं, लेकिन विकास ये भी जानकारी चाहेंगे बीते विधानसभा चुनाव से कितने अलग ये रहने वाले हैं, चाहे वोट शेयर की बात करें या फिर अन्य मुद्दों पर अगर चर्चा की जाए तो। चलिए, लगातार आपको बता रहे हैं तारीखों का ऐलान आज, और छत्तीसगढ़ में जहां 2 चरणों में चुनाव संभव है, राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, मिजोरम, ये 4 ऐसे राज्य जहां एक चरण में ही चुनाव होने की संभावना। अब कितनी विधानसभा सीटें हैं, हम आपको लगातार टेलीविजन की एक तरफ दिखा रहे हैं कि जिन राज्यों में चुनाव है वहां का गणित क्या कह रहा है। तेलंगाना में 119 सीट है और तेलंगाना की अगर बात की जाए तो वहां के चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री हैं। बीआरएस पार्टी ने सरकार बनाई थी। राजस्थान की बात करें तो यहां मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस की सरकार, और इसी तरह का गणित अन्य जगह भी। लगातार हमारे साथ सहयोगी विकास शर्मा जुड़े हुए हैं। विकास, जानकारी दीजिएगा, 2018 के चुनाव और 2023 के चुनाव किस तरह से अलग रहने वाले हैं?
देखिए बिल्कुल 2018 का चुनाव था, 2023 का चुनाव था, उसमें कई तरह के नवाचार जो है चुनाव आयोग जोड़ने जा रहा है। कई तरह की वोटिंग से जुड़ी हुई नई नई फैसिलिटी जो है वो जोड़ा जा रहा है। और उसकी घोषणा भी आज जो पुरानी तैयारियां की गई थी, चुनाव आयोग की टीम जब राजस्थान आई थी और उन राज्यों में गई थी तो वहां पर उसके बारे में पूरी विस्तार जानकारी दी गई थी। लेकिन मैं आपको बता दूं अपडेट कि 5 राज्यों में से अगर सबसे ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो एमपी में सबसे ज़्यादा 230 विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव होने, उसके बाद में दूसरे नंबर पर राजस्थान है जहां पर 200 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होने। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी ऋतुराज शर्मा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं चुनाव को लेकर राजस्थान की क्या क्या तैयारियां हैं, किस तरह का डेटा राजस्थान की तरफ से तैयार किया गया, उसके अलावा क्या क्या नवाचार जो है निर्वाचन विभाग जो है इस बार चुनाव के अंदर करने वाला है। ऋतुराज जी, आप पूरा चुनाव बहुत बारीकी से देखते हैं, प्रशासनिक दृष्टि से भी आप लगातार उनसे जुड़े रहते हैं। क्या तैयारियां हैं चुनाव आयोग की और राजस्थान के अगर कह सकते हैं फैक्ट फिगर क्या कह रहे हैं? देखिए, नवाचार की जहाँ तक बात की आपने तो जो इस विधानसभा आम चुनाव में पहली बार 80 वर्ष से ज़्यादा के मतदाता और दिव्यांग मतदाता होम वोटिंग का प्रयोग कर सकेंगे, तो यह एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हम मान सकते हैं। क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि महिलाओं को, बुजुर्गों को कंधे पर लाद कर वहाँ तक मतदान केंद्रों पर लाया जाता है। और कई बहुत दुर्गम क्षेत्र होते हैं जहाँ पर मतदान केंद्र बुजुर्ग खास तौर पर नहीं जा सकते, तो वो एक बहुत बड़ा एक संबल मिलेगा उन्हें। और इसके लिए उन्हें एक बीएलओ के पास जाकर और जो प्रपत्र है वो भरना पड़ेगा, और उस प्रपत्र भरने के साथ बीएलओ का पूरा जिम्मा होगा कि वो किस तरह से उनको होम वोटिंग करा सके। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि जिसके वजह से चुनाव जो एक नीति है समावेशी चुनाव की, वह नजर आएगी। अगर बात करें नए वोटों की, सबसे बड़ा फोकस इस बात रहता है कि नए से नए वोटों को जोड़ा जाए, यूथ को जोड़ा जाए और वो चुनाव में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो पाए, उसके लिए क्या प्रयास किए गए? देखिए, 2018 और 19 के चुनाव, 2018 की बात करें तो 18-19 आयु वर्ग के जो 19.84 लाख वोटर थे, उसमें सिग्निफिकेंट एक इजाफा हुआ है। 2,20,000 बढ़े हैं, अब 22.04 लाख मतदाता वोटिंग कर सकेंगे। इसी तरह से अगर ट्रांसजेंडर की बात करें तो 228 थे, जो कि अब 606 हो गए हैं, तो इसमें भी 378 की बढ़ोतरी है। इसी तरह से पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं के जो मत हैं वो ज़्यादा जुड़े हैं, करीब 80,000 मत जुड़े हैं ज़्यादा, तो हम मान सकते हैं। और 82.11 लाख वोटर ऐसे हैं 18 से 24 साल के। यह एक बहुत बड़ा आयु वर्ग है जो अपनी सक्रिय भूमिका निभाता है और सबसे ज़्यादा वोटिंग खुलकर करता है, और जो जागरूकता है उसमें भी अपनी एक बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि ये पूरे जो वोटिंग ट्रेंड को प्रभावित करता है और सारे जो वोटर समूह हैं उनको एक इन्फ्लुएंस करता है कि किस तरह से वो ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग की जाए। शिका, मैं रोकना चाहूँगा इस बारे में, एक मैं ताज़ा अपडेट और दे दूँ आपको कि आज 12 बजे जब चुनाव आयोग घोषणा करेगा तारीखों की, उसके साथ ही 5 राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। जब आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है तो तमाम तरह, मतलब कह सकते हैं सरकार का 5 जगहों पर सरकार का आज अंतिम वर्किंग डे रहेगा। तो आज का दिन सभी प्रशासनिक हकमों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बात करें महत्वपूर्ण डिपार्टमेंटों की, चाहे ऊर्जा विभाग हो, मेडिकल डिपार्टमेंट हो या और बड़े डिपार्टमेंट हो जहाँ पे भर्तियां चल रही है या और बड़े प्रशासनिक कामकाज चल रहे हैं, वहां पर सुबह से ही दौड़ भाड़ शुरू हो गई है। लोग जल्दी से जल्दी अपने आदेश जारी कराने को लेकर के, चाहे वो भर्तियों से रिलेटेड हो, चाहे वो और प्रशासनिक काम हो, चाहे वो बदलाव हो, चाहे तबादला हो, चाहे पोस्टिंग हो, तमाम तरह की जो चीजें हैं उसके लिए प्रशासनिक अमले में इस वक्त सुबह से जबरदस्त भागदौड़ देखने को मिल रही है। हमारे ऋतुराज जी से हम वापस दोबारा जुड़ेंगे। ऋतुराज जी, आदर्श आचार संहिता और आचार संहिता दोनों में कितना डिफरेंस मानते हैं और उसका कैसे, मतलब आज चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी? देखिए, एक मॉडल बनाया हुआ है चुनाव आयोग का कि भाई अगर चुनाव होते हैं तो उसमें क्या क्या पालना की जानी चाहिए, क्योंकि एक समान लेवल फील्ड चुनाव आयोग करता है कि दरकार है कि सभी पार्टियों को जो चुनाव में उतरे एक समान प्ले फील्ड मिले। तो इसके लिए सबसे पहले तो वो एक पूरी आचार संहिता जारी करता है। अगर बात करें तो
सरकारी घोषणाएं अब नहीं हो सकेंगी। सर्किट हाउस और बंगले जो हैं वो अब जो आयोग है उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आयोग में सरकारी वाहन का प्रयोग बंद हो जाएगा। उद्घाटन, शिलान्यास, नए कामों की स्वीकृति, धन स्वीकृति, ये सब बंद हो जाएगी और संबंधित जो भी निर्वाचन क्षेत्र है वहाँ पे कोई भी राजकीय दौरे नहीं हो पाएंगे। पूर्व में जो स्वीकृतियां जारी हो चुकी है और जो प्रक्रियाधीन चीजें हैं उसके लिए भी आयोग की परमिशन लेनी पड़ेगी। देखिए, टेंडर यदि निकल गए हैं और काम शुरू हो गया हो तो उसकी कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, लेकिन अगर टेंडर नहीं निकले हैं या किसी तरह का एक रोड़ा अटका हुआ है तो उसमें स्वीकृति जाएगी और इसके लिए कमेटी बनाई जाएगी जो कि जिसमें निर्वाचन विभाग के अधिकारी होंगे। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग होगी कि ऐसे कौन से काम हैं जो निर्वाचन आयोग को भेजे जाने हैं, जिसकी स्वीकृति अहम मानी जा रही है, जरूरी मानी जा रही है, क्योंकि ये अत्यावश्यक प्रकृति के जो काम हैं उन्हीं को ही भेजा जाएगा। एक सवाल और भी है कि हर प्रत्याशी को अपना चुनावी खर्च जो है वो एक फिक्स किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से, उसमें कितना बदलाव किया गया। दूसरी बात यह कि उनके खर्च की गणना किस दिन से शुरू हो जाएगी, या जिस दिन वो नॉमिनेशन भरेंगे उस दिन से, या फिर आज से, किस तरह से कैलकुलेशन होगी सर उसकी? देखिए, नॉमिनेशन भरने से ही ये गणना होती है। हमने अभी तक के जो चुनाव देखे हैं उसमें यही बात सामने आती है कि पहले काफ़ी खर्च कर दिया जाता है लेकिन वो तमाम चीज़ें उसके जो खाते हैं उसमें नहीं जोड़ी जाती, तो उसके बाद से ही जोड़ी जाती है। ये माना जाता है कि जब नामांकन होता है तब माना जाता है कि चुनाव लड़ रहा है या नहीं लड़ रहा है। बिल्कुल, तभी माना जाता है और टिकट मिलने के बाद भी जब नामांकन ऑफिशियली हो जाता है उसके बाद ही निर्वाचन आयोग मानता है कि वह अधिकृत प्रत्याशी है। चुनावी खर्च की सीमा कुछ बढ़ाई गई है। चुनावी खर्च की सीमा में खासा बदलाव हुआ है। जो 28 लाख था वो 40 लाख हो गया। काफ़ी बड़ी बढ़ोतरी यहाँ पे देखने को मिली है और चूंकि बार बार ये मांग थी और जो इंडेक्स है महंगाई का उसके आधार पर ये चुनाव आयोग अपना काम करता है, उसी के आधार पर ये बढ़ाई गई है और काफ़ी राजनीतिक दलों की इस बारे में मांग थी। जो तमाम तरह के जो खर्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए महंगाई की वजह से, यहाँ तक कि खुद चुनाव निर्वाचन विभाग ने जो परिवहन की दरें हैं, जो वो वाहन अधिग्रहित करता है उसकी दरें काफ़ी हद तक बढ़ाई हैं, 20% तक वो दरें बढ़ा दी है। एक मैं बात और करना चाहूँगी, आज आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी, उसके बाद में सरकारी विभागों में कामकाज में कितना बदलाव हो सकता है, किस तरह का बदलाव होगा और प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनको किस तरह से काम करना होगा, क्योंकि आदर्श आचार संहिता के बाद में कई तरह के नियम कायदे जो है लागू हो जाते हैं, तो उनके लिए क्या क्या बदलाव रहेगा आज से? देखिए, तमाम तरह की जो राजकीय तरह की मीटिंग्स होती हैं वो मीटिंग्स अब नहीं हुआ करेंगी, ऑफिशियल कोई भी मीटिंग नहीं होगी और इस वजह से पूरा काम प्रभावित होगा। जहाँ की अभी तक फाइल जो चली हुई है उसमें आदेश का सवाल है तो वो आदेश नहीं जारी हो सकते, चाहे वो तबादले के हों, चाहे किसी भी तरह के कर्मचारियों से जुड़े हुए आदेश हों, जो कर्मचारियों के लाभ संबंधी आदेश हों या फिर अन्य आदेश हों। हमने कहा था उसी बात को कि आज जो पूरे दिन भर प्रशासनिक अमले में भागदौड़ देखी जा रही है, सुबह से ही सभी दफ्तरों में भागदौड़ देखी जा रही है, उसका कारण भी यही है, क्योंकि अगर आज भी अगर कोई आदेश जारी होते हैं तो संभवतः वो 1 या 2 दिन बैक डेट में होंगे, क्योंकि आज के बाद, क्योंकि आज 12 बजे जैसे ही आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता की घोषणा होती है, चुनाव आयोग जैसे ही घोषणा करता है उसके बाद में कोई भी प्रशासनिक स्तर पे बड़े आदेश जो है वो, चाहे वो प्रशासनिक बदलाव का हो चाहे और कोई बदलाव के, वो आदेश नहीं जारी हो पाएंगे। तो सभी का मानना है, सभी के प्रयास भी ये है कि जो पाइपलाइन में ऑर्डर है, जो प्रक्रियाधीन ऑर्डर है, उन सबका ऑर्डर सुबह निकाल लिया जाए, इसलिए सभी सरकारी महकमों में सुबह से भागदौड़ देखी जा रही है। जी शिखा। विकास, एक और जानकारी आप दीजिएगा क्योंकि हम लगातार इसका विश्लेषण कर रहे हैं। विकास, महिला वोटर्स की बात करें तो राजस्थान में भी महिला वोटर्स की संख्या में इजाफा हुआ है और छत्तीसगढ़ और मिजोरम तो ऐसे राज्य हैं जहां पुरुषों से ज्यादा महिला वोटर्स हैं। महिलाओं के वोटों का गणित किस तरह से रहने वाला है विकास? देखिए, ये पूरा चुनाव आयोग की निर्वाचन विभाग जो है वो इसका पूरा एनालिसिस करता है। मैं ऋतुराज जी उनसे बात करते हैं। ऋतुराज जी, महिलाओं का जो वोटिंग का जो कह सकते हैं पूरी प्रक्रिया है, जो वोट बढ़े हैं महिलाओं के, उसको लेकर क्या किस तरह से प्रयास किया गया तो महिलाओं के वोट ज़्यादा जुड़े हैं? और साथ में और राज्यों की बात करें, चाहे मिजोरम की बात करें और राज्यों की, तो वहाँ पर भी महिलाओं के वोट ज़्यादा जुड़ रहे हैं, कारण क्या है?
देखिए, नव विवाहित महिलाओं को खासतौर पर टारगेट करके हुए कार्यक्रम चलाए गए इस बार, और नव विवाहित महिलाओं को जोड़ने के लिए जैसे ही विवाह होता है उसी के साथ ही क्लस्टर कैंप आयोजित किए गए। जो भी संबंधित निर्वाचन क्षेत्र हैं उसमें जो मतदाता केंद्र हैं, जो बूथ बनाए गए हैं, वहाँ पर क्लस्टर कैंप हुए। इसके साथ साथ ही BLO ने विशेष अभियान छेड़कर काम किया और जो नवविवाहित महिलाएं हैं उनको टारगेट करते हुए ये वोटिंग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़वाने के प्रयास किए। इसी तरह से अगर हम बात करें तो एक दशक में करीब 2013 से अगर बात करें तो 5,55,641 मतदाता बढ़े हैं। तो इसमें महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। महिलाओं द्वारा जो संचालित मतदान केंद्र हैं इसमें भी बढ़ोतरी हुई है कि खुद महिलाओं द्वारा नियंत्रित और संचालित मतदान केंद्र 259 थे, अब 1600 हो गए हैं। तो इस तरह से भागीदारी बढ़ाकर और उनको मोटिवेट किया। ऋतुराज जी, मुझे याद है 2018 का चुनाव मैंने कवर किया था, भी मुझे याद है एक प्रयास किया गया था जो मतदाता है मतदान को एक उत्सव के बिल्कुल, और लगातार आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए विकास आपका और ऋतुराज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।